नमस्कार दोस्तों, मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एएनएमई कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपसे आधुनिक भारत के बारे में। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हमारी जो चर्चा चल रही है वो सन वाइज लगातार चलती जा रही है और अभी तक हम बात करते हुए पहुँच चुके थे 1916 तक। हमारी बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1885 के कांग्रेस से स्टार्ट होकर 1916 तक आ चुकी है और 1916 तक जो लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ समझौता, वहाँ तक की हमने आपसे डिटेल में बात कर ली है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए हमारे YouTube चैनल को और अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा चीज़, जो क्वेश्चन हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं 3 या 4, आप कोशिश कीजिए कि उन क्वेश्चन को लिखने की, क्योंकि आपको पता है कि केवल फ्री हो जाने से जंग नहीं जीती जा सकती जब तक आप मीन्स की आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि आप लोग अब कुछ आंसर राइटिंग भी करें। तो इसलिए आपको हम कुछ प्रश्न आपको अपने देखेंगे, अपने टेलीग्राम पर, अपने व्हाट्सएप पर लोगों तक पहुंचाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर उस वीडियो में हम देते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न को आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अब तक हमारी बात क्या हो चुकी है उसको एक बार समराइज करेंगे, उसके बाद उससे आगे हम चलेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी बात स्टार्ट हुई थी 1885 के बाद। मुख्य रूप से जहाँ से हम चल रहे थे एक बड़े थीम में 1905 का बंगाल विभाजन हमने कराया था। 1905 के बाद फिर हमारी अगली बात हुई थी 1906 के स्वदेशी मूवमेंट पर और 1906 में मुस्लिम लीग पर। उसके बाद 1907 के सूरत विभाजन पे हमारी बात हुई। फिर 1908 में मुजफ्फरनगर बम कांड पे हमारी बात हुई। 1909 के मार्लो मिंटो सुधार पे हमारी बात हुई। 1911 के दिल्ली दरबार पे हमने आपसे बात की। यहाँ तक की बात हमारी हुई। उसके बाद हमने कहाँ तक बात की, जरा स्लाइड बदल लेने दीजिए। देखिए, 1913 में हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी गदर पार्टी की। उसके बाद हमारी क्या बात हुई थी? समय आया था 1914 का। 1914 में हमने क्या बात की थी? 1914 में हमने बात की थी फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध की राजनीति की। फिर 1915 की क्या बात की थी? 1915 में हमने बताया था महात्मा गांधी भारत वापसी। उसके बाद फिर 1916 में हमने क्या बताया? लखनऊ पैक्ट। तो यहाँ तक कि जितने आपको इवेंट सन वाइज हमने बताए हैं, यहाँ तक की हमारी चर्चा हो चुकी है। आज हम आपसे बात करेंगे 1916 के बाद जो सन आता है 1917 की। और 1917 में जब हमारी आपसे बात होगी तो क्या क्या बात करेंगे? 1917 में आप देखेंगे हम बात करेंगे चंपारण की। और 17 के बाद क्या बात करेंगे हम? 17 के बाद फिर 17 के बाद 1918 की बात करेंगे, जहाँ पर दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक कौन सा? एक है अहमदाबाद का मिल आंदोलन और दूसरा है खेड़ा का किसान विद्रोह या खेड़ा का किसान आंदोलन। ये दो चीज़ें 18 में हम बात करेंगे और 18 तक ही हमारी आपसे बात करने का टारगेट है, क्योंकि उसके बाद 19 में जैसे समय आएगा 1819, ये आंदोलन महात्मा गांधी का जो क्षेत्रीय है ये अखिल भारतीय हो जाएगा। तो अखिल भारतीय आंदोलन में से जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गांधी के विचार से अवगत कराएंगे आपको कि गांधी कौन है, गांधी के विचार क्या है। उसके बाद हम उनके अखिल भारतीय आंदोलन की आपसे बात करेंगे। तो आइए आज के वीडियो में जहाँ तक हमें बात करनी है उसको हम चलते हैं और कोशिश रहे कि जो हम टॉपिक करा रहे हैं इस टॉपिक का आप सेल्फ नोट्स तैयार करते रहें और उस सेल्फ नोट से जितनी बार हो सके खुद का रिवीजन करें। ये आपके लिए सजीवनी बूटी की तरह होगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे चंपारण आंदोलन की, या चंपारण में जो किसानों का आंदोलन हुआ उसकी बात करेंगे। देखिए, चंपारण कहाँ पर है पहले ये जान लीजिए। ये चंपारण है बिहार में। चंपारण बिहार का एक जिला है।
वहाँ पर एक पश्चिमी चंपारण है और एक पूर्वी चंपारण है। तो ये चंपारण तब पहले दोनों एक हुआ करता था, उसी चंपारण की बात है। वहाँ पर किसानों ने विद्रोह किया, और विद्रोह क्यों किया इसकी बात करें तो देखिए, वहाँ पर जो किसान हुआ करते थे उनके साथ एक अंग्रेज व्यापारी एक अनुबंध कराए थे, एक कॉन्ट्रैक्ट कराए थे। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि अगर आपके पास कोई बड़ी सी भूमि है, अगर आपके पास कोई एक भूमि है, तो इस भूमि का 3/20वां हिस्सा, यानी अगर हम आपको साधारण भाषा में कहें तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 20 बीघे ज़मीन है तो उसमें से आपको 3 बीघे में, तभी तो 3/20 होगा, तो यानी 3 बीघे यानी 20 का में 20/3 जो हिस्सा होगा, 20 का 3/20वां हिस्सा, इतने हिस्से पे आपको नील की खेती करनी होगी। ये अनुबंध किसने कराया था? ये अनुबंध कराया था अंग्रेजों ने। किसके साथ कराया था? किसानों के साथ। और क्यों करवाया था? कराया था नील की खेती के लिए, नील की खेती के लिए। नील का प्रयोग क्या करते थे किसान उस समय? नील का प्रयोग होता था कपड़ों की रंगाई में। कपड़ों की रंगाई करते हैं, यानी कलर के रूप में इसका यूज करते थे। अब स्थिति क्या हो गई कि देखिए, जो जर्मनी है, जो यूरोप है, यूरोप में कृत्रिम या रासायनिक कलर की खोज हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के बाद रासायनिक रंग की खोज हो चुकी थी, और जब रासायनिक रंग की खोज हो गई तो ये जो नील का जो रंग था ये अव्यवहारिक होने लगा या अप्रासंगिक होने लगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि इस नील की जो डिमांड थी, ये डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी। जब डिमांड कम होने लगी तो एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, और जब प्राइस कम हो जाएगी तो इसमें आप देखेंगे जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी ये घाटे का सौदा होने लगा नील की खेती। तो किसान ये चाह रहे थे कि जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अंग्रेजों के साथ साइन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेज चूँकि उनकी नीतियाँ ही शोषणकारी थी, शोषणपरक थी, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त नहीं कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि भले ही कोई लाभ ना हो उन्हें, लेकिन ये नील उपजाएं। तो इसी इशू के लेकर किसानों ने चंपारण में विरोध कर दिया। और ध्यान रखें, जो 3/20 हिस्सा में नील की खेती करने वाला सिस्टम था, इसका एक टेक्निकल नाम है जिसे बोलते हैं 3 कठिया। इसका सिस्टम बताया 3 कठिया क्यों कहते हैं? एक्चुअली जो 1 बीघा जमीन होती है, जो 1 बीघा होती है, वो 20x10 कट्ठे की होती है। कट्ठा एक खेतों के मापन के लिए एक यूज होता है, जो लगभग 99 या 99 इंच का होता है। तो 20x10 का 1 कट्ठा होता है। तो उसमें ये मानक था कि 3x10 में आपको नील उपजाना होगा अगर आप इतनी खेती कर रहे हैं। तो इसलिए इसे बोलते हैं क्या? 3 कठिया, 3 कट्ठे हिस्से में आपको नील की खेती करनी होती है। अब आइए कि नील विद्रोह या चंपारण विद्रोह की थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड जितनी हो सकती थी हमने आपको दिया। बैकग्राउंड के बाद अब आइए इसके रीजन की। तो देखिए, जब किसानों ने यहाँ पे विद्रोह करना शुरू किया तो वहीं चंपारण के ही एक नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। इन्होंने अपने किसानों के मुद्दे को लेकर गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया। महात्मा गांधी 1915 में भी आए थे भारत, और 1915 में आए, 17 में 1 साल तो उन्होंने घूम कर पूरे भारत का भ्रमण किया था। जैसे ही स्थिर होने वाले थे वैसे ही उन्हें कुंवर जो राजकुमार शुक्ल हैं उन्होंने आमंत्रित किया कि आप आइए चंपारण में, और किसानों की हालत बड़ी बुरी है, जरा उनकी कुछ सहायता कर दीजिए। गांधी को ये बात वाजिब लगी।
गांधी ने सोचा कि ठीक है, हम चंपारण चलते हैं, और गांधी चंपारण आते हैं। और जब खबर मिलती है गांधी चंपारण आ रहे हैं, तो किसानों ने वहाँ पर नील की खेती जो उत्पादन करने से मना कर दिया था, उसको लेकर और उत्तेजना बढ़ गई। उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसका परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ का जो अधिकारी है, कमिश्नर चंपारण का, वो गांधी को स्पष्ट शब्दों में कहता है कि आप चंपारण में नहीं आएंगे, चंपारण में आपको आना मना है। लेकिन महात्मा गांधी इस पर भी मानते नहीं हैं। वो चंपारण की यात्रा करते हैं, और अकेले ही नहीं, अपने सहयोगियों के साथ। सहयोगियों में कौन कौन सा है, नाम आप जान लीजिएगा। एक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हैं भूलाभाई देसाई, तीसरे हैं महादेव देसाई, चौथे हैं जेपी कृपलानी, और फिर आगे हैं ब्रज किशोर, और अनुग्रह नारायण, और नरसिंह पारिक, और मजरूहुल इस्लाम हक। इतने लोगों के साथ महात्मा गांधी चंपारण का यात्रा करते हैं। चंपारण पहुंचते हैं, किसानों ने इनका बड़ा भरपूर स्वागत किया। किसानों में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारा नेता आ गया है, क्योंकि महात्मा गांधी की जो छवि बनी थी साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया में, वो छवि बड़ी ही देवताओं के समान हो गई थी। तो यहाँ पर गांधी को लोग देवता मानना शुरू कर दिए थे। तो जैसे एक गांधी पहुँचते हैं चंपारण में, और तिनकठिया पद्धति को लेकर जब उन्हें समझा बताया जाता है, तो इस अनुबंध को गांधी चाहते हैं कि अंग्रेज वापस ले लें, लेकिन अंग्रेज वापस लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। गांधी जी ने यहाँ पर विद्रोह में भाग लिया, और देखेंगे विद्रोह में भाग लेने के बाद अंग्रेजों ने एक नील आयोग का गठन किया। एक नील आयोग का गठन किया, और नील आयोग में गांधी जी को भी शामिल कर दिया कि आप भाई उनके तर्क को आप रखिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं। गांधी जी अच्छे वकील हुआ करते थे, हालांकि उनकी वकीली सफल नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो एक चतुर राजनेता तो थे ही। उन्होंने अपनी बातों को अंग्रेजों को समझाया और मनवा भी लिया, और अपनी बात का समझाने में सफल हुए, जिसकी वजह से जो नील कमीशन बनाया गया था, वो जो नील आयोग बनाया गया था, उस नील आयोग ने क्या सिफारिश की कि पहली बात कि नील की खेती पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि नील की खेती अब आवश्यक नहीं है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही नील आयोग ने, उसने कहा कि किसान से ज़बरदस्ती नील का उत्पादन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रद्द कर दिया जाए। यानी किसानों की बात हो गई अब गांधी के द्वारा। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो किसानों से अब तक अवैध वसूली की गई है उसका 25% वापस किया जाए। जो किसानों से आपने नील के नाम पर ज़बरदस्ती राशि की वसूली की है, दंड लगाकर, उसे अब उसका 25% आप किसानों को वापस करेंगे। ये किसानों के साथ जाती। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह नील आंदोलन तो जरूर समाप्त हो जाता है, किसान खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ से एक घटना होती है। क्या यहाँ से एक घटना होती है कि एक व्यक्ति जो महात्मा गांधी है वो चमक उठता है। भारत में पहला उसका प्रयोग सफल होता है। भारत में जब महात्मा गांधी का पहला प्रयोग सफल हो रहा है, भले ही एक क्षेत्रीय स्तर पे हो रहा है, छोटे दौर पे हो रहा है, चंपारण में ही केवल हो रहा है, लेकिन वो एक अखिल भारतीय पहचान दिलाने में एक बीजारोपण की तरह काम करेगा, जो आगे चलकर आगे देखेंगे जो अखिल भारतीय नेता बनाने में समय नहीं लेंगे। तो ये थी पूरी नील विद्रोह चंपारण की कहानी। जैसा कि हमने बताया कि 1917 में ये नील विद्रोह हुआ था, तो 2017 में ये पूरे 100 साल इसके पूरे हुए थे। 2017 में जब 100 साल इसके पूरे हुए तो 2018 में यूपीएससी ने इससे तो प्रश्न नहीं बनाया, 19 में प्रश्न नहीं बनाया, हो सकता है 20 में फिर बना ले, क्योंकि जब लगातार प्रश्न नहीं बने हैं तो हो सकता है आगे आकर प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखे पड़िएगा। अभी हाल ही में 2 साल पहले इसकी शताब्दी वर्ष पूरी हुई है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी चंपारण सत्याग्रह की।
अब यहाँ से आगे चले तो अब समय आएगा 1918 का। 1917 तक आपके मैं पूरी बात बता दी कि 1917 में क्या हुआ। 1917 में हुआ चंपारण। अब बात आएगी 1918 की। 1918 में क्या देखना था आपको। 1918 में हमने बताया था 2 इशू। एक पहला कौन सा है, पहला है 1918 का अहमदाबाद मील विद्रोह या मील आंदोलन। यहां पर क्या मामला है, ये भी मामला समझ लीजिए। देखिए जो अहमदाबाद है ये गुजरात में है, पहले तो आप ये जान लीजिए। दूसरी चीज, जिस समय ये 1918 की बात है, 1918 के पहले अहमदाबाद में प्लेग का एक बहुत बड़ा महामारी आई हुई थी, जिसके तहत जिस तरह आप देख रहे हैं इस वर्तमान में कोरोना की महामारी है, कुछ इसी तरह प्लेग की महामारी चला करती थी। इससे बड़े बड़े क्षेत्र समाप्त हो जाते थे, क्षेत्रों में गांव समाप्त हो जाते थे। इसी एक अन्य नाम से जानते हैं, ताउन। आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो बताएंगे प्लेग या ताउन क्या होता था। ये फैलता कैसे था, ये चूहे से फैलता था। थोड़ी सी आपको यहाँ से बायोटेक की बात बता देते हैं। और ये चूहे से फैलता था। अच्छा तो क्या वायरस से होता था या बैक्टीरिया से? जी हाँ, ये बैक्टीरिया से होता था, वायरस जनित रोग नहीं था। बैक्टीरिया का नाम क्या था? बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस पेस्टिस। बैसिलस पेस्टिस। इस बैक्टीरिया के कारण ये प्लेग होता था। तो ये जो बैक्टीरिया थी ये चूहे के कारण फैल रहा था। तो देखेंगे बहुत तेजी से ये पूरे अहमदाबाद में फैल गया। लेकिन इस समय उत्पादन को जो मिल मालिक थे वो कम करना नहीं चाह रहे थे। अतः किसानों को उन्होंने कहा कि जैसे ही प्लेग समाप्त होगा आपको 50% हम बोनस देंगे। किसान जो मजदूर थे इस पे तैयार हो गए, किसान बोल रहे हैं सॉरी, जो मजदूर थे इस पे तैयार हो गए। मजदूरों ने पूरा मन लगाकर उत्पादन किया। जब प्लेग समाप्त हो गया तो ये इशू ये आता है क्या कि मकान जो मिल मालिक थे इन्होंने जो 50% बोनस देने की बात की थी उससे मुकर गए। क्योंकि हर एक पूंजीपति आमादा होता है पैसा कमाने के लिए, तो वो इससे मुकर गया। क्यों इसलिए मुकर गया कि इसको अगर हम किसी तरह से केवल उनके मूल वेतन को देकर काम बना लेंगे तो हमें लाभ अधिक होगा। जब ये मुकर जाते हैं तो यहाँ के जो मजदूर थे इन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन में क्या किया, हड़ताल कर दिया कि हम अब कोई काम ही नहीं करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। और इसी समय देखेंगे मिल मालिकों की तरफ या मिल मालिकों में एक व्यक्ति शामिल थे जिनका नाम का जिक्र हम करना चाहते हैं, अंबालाल साराभाई। ये नाम है अंबालाल साराभाई। ये मूल मालिकों की तरफ से थे। इन्हीं की एक बहन थी जिनका नाम था अनसुईया बेन। अनसुईया बेन, ठीक है, इतनी बात अब याद रखिए। ये इनके विरोध में आ गई थी क्योंकि ये न्याय कर रहे थे, गलत कर रहे थे। तो अभी इनकी हम बात करेंगे क्योंकि हम यहीं से रेफरेंस लेके आगे चल रहे थे, इसलिए हमने सोचा ये बात आपको नहीं बता दें। जब यहाँ के मजदूरों ने आंदोलन कर दिया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे मजदूरों के हड़ताल के बाद यहाँ पर महात्मा गांधी आते हैं। गांधी जी आते हैं और जब मजदूरों की मांग देखते हैं जायज़ है तो गांधी ने भी मजदूरों की तरफ से हड़ताल करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर गांधी ने सबसे पहली बार पूरे इतिहास में या भारत में कह लें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा, गांधी ने पहली बार भारत में यहाँ पर भूख हड़ताल की। पहली बार गांधी ने भूख हड़ताल की। और इतना ही नहीं,
ये इतना महत्वपूर्ण होगा कि ये अस्त्र महात्मा गांधी के मरते दम तक उनके साथ रहेगा, जिस अस्त्र का यहाँ पर प्रयोग उन्होंने किया था भारत में। भूख हड़ताल पहली बार अहमदाबाद के इस आंदोलन में महात्मा गांधी करते हैं, और किनके खिलाफ कर रहे हैं? मिल मालिकों के खिलाफ, कि जो आपने कहा है वो आप पूरा करें। और महात्मा गांधी का साथ दे रही थी अम्बालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन। आपको इमेज में दिख रही है, ये अनसुईया बेन है, जो महात्मा गांधी के साथ अहमदाबाद मिल में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे थे। अब क्या हुआ? जब महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, तो इसकी जांच के लिए या इसके लिए समाधान के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। ये ट्रिब्यूनल को क्या काम सौंपा गया कि आपको जो इशू है किसानों का, जो मजदूरों का और मकान जो मिल मालिक हैं, इनका समाधान किया जाए। अब ये चूँकि 50% बोनस करने के लिए कहे थे, तो जो ट्रिब्यूनल था इसने एक मध्यम मार्ग निकाला कि किसानों को 35% बोनस दिया जाए, और मजदूरों को 35% बोनस दिया जाए। और मजदूर इस पर राजी हो गए कि 35% बोनस मिल रहा है तो हम ठीक है हड़ताल को समाप्त करेंगे। और इसके बाद देखेंगे यहाँ से महात्मा गांधी की दूसरी जीत होती है। पहला उन्होंने चंपारण किया, चंपारण की पुष्टि अहमदाबाद से करते हैं, और अहमदाबाद के बाद 1918 में ही एक और आंदोलन होता है, जो है खेड़ा का आंदोलन। खेड़ा का आंदोलन की विशेषता क्या है? अच्छा, 18 वाले की बात क्या है? 1918 का जो आंदोलन हुआ था उसको भी 2018 में 100 साल पूरे हुए हैं। उसी की शताब्दी वर्ष में जो अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, उसके शताब्दी वर्ष में आप देखेंगे कि जो रायपुर का डाकघर है, वहाँ से एक विशेष आवरण या विशेष स्पेशल कवर की छपाई की गई थी। तो ये अगर भारत सरकार इसे मना रही है तो प्रश्न में भी आपको मिल सकता है, क्योंकि 19 में केवल नहीं पूछा गया ये, और 20 से तो महामारी चल ही रही है, तो 2020 में ये पूछा भी जा सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, और आपको प्रश्न में मिल सकता है। तो इसलिए पूरी बातें आप ध्यान में रखेंगे। ओके, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि हमने अब तक 1917 में जो बताया कि जो चंपारण का आंदोलन था, 1918 में जो बताया जो खेड़ा अहमदाबाद मिल आंदोलन था। देखिए, ये किसानों का आंदोलन था 17 में, और ये था मजदूरों का आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा मजदूरों का, कौन सा किसानों का। ठीक, ओके। अब बारी आती है 1918 की एक और आंदोलन की, जिसे हम जानते हैं किस नाम से? खेड़ा आंदोलन के नाम से। खेड़ा आंदोलन से पहले आप इन दो आंदोलनों के जो फीचर हैं आप उन्हें जरूर जानें। जैसे पहली बार गांधी ने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कहाँ पर किया था? चंपारण में। लेकिन पहली बार भूख हड़ताल कहाँ पे कर रहे हैं महात्मा गांधी? भूख हड़ताल कर रहे हैं अहमदाबाद आंदोलन में। ये दोनों चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण है, जानना होगा। इसके बाद गांधी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन और क्षेत्रीय होता है, एक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं कहाँ पर? खेड़ा में। खेड़ा की बात समझते हैं, खेड़ा में क्या हुआ? खेड़ा देखेंगे, खेड़ा का जो क्षेत्र है, यहाँ के किसानों को एक समस्या आई कि वहाँ पे पड़ा सूखा, और सूखा पड़ने की वजह से जो उत्पादन था, उत्पादन बहुत कम हुआ, फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन ऐसे में जब उत्पादन कम हो रहा है तो सरकार का दायित्व ये होना चाहिए कि जो उत्पादन कम हुआ है तो लगान भी कम ले, या फिर लगान की वसूली ना करें अगर बहुत ज़्यादा सूखे से नुकसान हुआ तो। लेकिन अंग्रेज इससे कहाँ मांग, उनको तो व्यापार दिख रहा था, चूसना था भारत को। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ज़बरदस्ती लगान लेना शुरू कर दिया, किसानों को मार पीट कर ज़बरदस्ती लगान खोला, और इससे आप देखेंगे किसान बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। अब जब किसानों से ज़बरदस्ती लगान लिया जा रहा है तो जिन्होंने अपने इशू को उठाना शुरू किया,
अपने मुद्दे को उन्होंने उठाना शुरू किया और इन्होंने कहा कि हम लगान नहीं देंगे। इसी दौरान गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी से पहले, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन है? ये महात्मा गांधी के गुरु हैं। ये महात्मा गांधी से पहले साउथ अफ्रीका में भी मिल चुके हैं और वहाँ पर उन्हें राजनीतिक तरकीबियाँ गांधी को सिखाई थी। लेकिन अब इसके पहले तक गांधी का कद छोटा हुआ करता था गोपाल कृष्ण गोखले से, लेकिन चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के बाद गांधी का कद बढ़ना शुरू हो गया था और गोपाल कृष्ण गोखले से बड़ा कद गांधी का हो गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने आपको बताएं, इन्होंने एक पत्रिका निकाली है जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इस सोसाइटी के माध्यम से, और दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और गुजरात सभा के माध्यम से, नाम याद रखिएगा, गुजरात सभा के माध्यम से इन मुद्दों को उठाया और जो किसान थे इन किसानों का सपोर्ट किया। लेकिन बात तब भी आगे नहीं बढ़ी। महात्मा गांधी इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए खेड़ा का दौरा करते हैं। ये खेड़ा पहुंचते हैं और खेड़ा सिर्फ पहुंचते ही नहीं हैं, अपने साथ 2 और चेला लेकर जाते हैं। कौन कौन थे उस साथ में? एक का नाम था वही जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह मानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी पटेल जी थे। दूसरे कौन थे? दूसरे थे इंदुलाल याग्निक। कौन था? इंदुलाल याग्निक। दोनों को गांधी जी निर्देश देते हैं कि सबसे पहले आप दोनों लोग जितने गांवों में सूखा प्रभावित हैं उन गांवों में जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लीजिए। घूम घूम कर गाँवों का जायजा लीजिए कि कितना गांव प्रभावित है और क्या सच में लोग लगान देने योग्य नहीं हैं। इन दोनों ने बखूबी वो काम निभाया और आकर गांधी को रिपोर्ट किया कि गांव में सूखा ज़्यादा पड़ा है, किसानों की क्षति ज़्यादा हुई है, अतः लगान नहीं लेना चाहिए सरकार को। गांधी ने इनकी जायज़ समस्या को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले किसानों को दांव पे सिखाया। कहा कि आप अंग्रेज़ों से बात कीजिए कि अकाल संहिता जो है उसकी तहत काम करें। अकाल संहिता कब आई थी आप जान लीजिए। अकाल संहिता की विशेषता थोड़ी सी बता देते हैं। अकाल संहिता की ये विशेषता थी कि यह आई थी अकाल संहिता लॉर्ड रिपन के काल में। कब आई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। इसमें 2 चीज़ें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही थी। पहला कि जब भी सूखा, बाढ़, कोई आपदा आएगी तो सरकार लोगों को सहायता देगी। सहायता में किस चीज़ की? एक तो अनाज देगी और दूसरा रोजगार देगी। ये सरकार का दायित्व होगा। दूसरा काम क्या कहती है कि अगर किसी कारण से फसल नुकसान हो रहा है, वो भी 50% से अधिक, तो ऐसे में लगान पूरी तरफ से माफ़ कर दिया जाएगा, कोई लगान नहीं लिया जाएगा। ये अकाल संहिता जो लॉर्ड रिपन के काल में आई थी, इसमें यह बात कही गई थी। गांधी ने, जो गांधी जी हैं, इन्होंने क्या किया, जितने वहाँ के किसान थे सबको कह लें तो अकाल संहिता पहले समझा दी। ये बात अकाल संहिता में लिखी गई है और ये आपकी अकाल संहिता है जो आपके यहाँ लागू है। तो ऐसे में जब आपकी फसल बर्बाद हो गई है तो पहली बात, इनका तो हक ही नहीं बनता कि ये लगान ले। दूसरी बात, इनसे खुद आप लोग मांग कीजिए कि ये अनाज हम लोगों को दें, खाने के लिए रोजगार दें, हम लोगों की सहायता करें। ये आपका ही कानून कहता है, हमारा कोई नई बात हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका ही एक्ट है, आपका ही रूल है। ये गांधी ने वहाँ के लोगों को बताया। इससे क्या होगा, जब डिमांड और बढ़ने लगी, सरकार बैकफुट पे आ गई। सरकार ने क्या किया, सरकार ने हर बार की तरह जांच के लिए एक कमेटी बैठा दी। जांच के लिए एक कमेटी बैठाई, एक आयोग का गठन किया। आयोग ने फिर रिपोर्ट दी हर बार की तरह। जैसे ही आपने देखा
कि चंपारण में एक आयोग बनाया गया जिसमें गांधी को भी सदस्य बनाया गया था। अहमदाबाद वाले मुद्दे में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, वहाँ पर भी एक रिपोर्ट आई। ऐसे ही खेड़ा में भी एक आयोग बना दिया गया। आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? आयोग ने माना कि जो अकाल संहिता है ये सही है और किसान से, चूँकि किसान की 50% से अधिक जो क्षति है ये पहुंची है, अतः इनसे लगान की वसूली करना अंग्रेजों का दायित्व नहीं है और अंग्रेज से लगान ना ले। तो सरकार ने ये निर्देश जारी किया कि केवल वो किसान लगान देंगे जो स्वेच्छा से लगान देना चाहते हैं या जिनकी फसल बर्बाद नहीं हुई है। तो चूँकि आप जानते हैं कि कोई किसान ये नहीं चाहेगा कि हमारी लगान हमसे लिया जाए, तो अंग्रेजों ने अपने आप को बचाने के लिए काम किया कि इससे ये ना लगे कि हम महात्मा गांधी जैसे नेता के सामने हार गए। इसलिए उन्होंने कहा कि हम लगान तो सबके नहीं माफ़ कर रहे हैं, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि जो लगान दे सकते हैं वो लगान देंगे, उनसे लगान वसूला जाएगा। इससे दो चीज़ हो रही है, पहली बात वो पूरी तरह गलत नहीं हो रहे हैं और दूसरी बात गांधी की बात भी नहीं पूरी तरह मान रहे हैं। तो ये बातें थी आपके खेड़ा किसान आंदोलन की। ओके, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो आइए हम चलते हैं पीपीटी पर, और पीपीटी के बाद आपके लिए एक सूचना आई है, यहीं पर बता देते हैं। पहली सूचना तो आपको भी पता है रोज वाली कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन ज़रूरी सूचना उससे ज़्यादा ये है कि इसके बाद अब तक हमने 1905 से लेकर 1918 तक जितने क्षेत्रीय मुद्दे थे उन सबको हमने सन के अनुसार, वार्षिक वर्ष के अनुसार देखा है। लेकिन अब जो कहानी अब इतनी खिचड़ी पक जाएगी इसी में कि अब इनको हम थीम के अनुसार देखेंगे। जैसे थीम के अनुसार अगर चर्चा करें तो हमारी थीम होगी क्या, एक जो रोलेट एक्ट आएगा उसके बाद पहली थीम होगी महात्मा गांधी, कि गांधी का जो अखिल भारतीय आंदोलन है उनको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या क्रांतिकारी आंदोलन कौन कौन से हो रहे हैं, तो 2 क्रांतिकारी आंदोलन होंगे। एक का चरण होगा, पहला चरण 1905 से लेके 1915 वाले बीच में, इनको हम देखेंगे जो बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब के क्षेत्र में हो रहा है। फिर दूसरा देखेंगे 1922 से लेकर 1934 के बीच तक चलेंगे, ये द्वितीय चरण होगा, इनकी हम बात करेंगे इसी थीम में। और इसी थीम के तहत हम बात करेंगे आपसे क्या, जितने गांधी के क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके बीच कौन कौन सी घटनाएं चल रही हैं, तो इतनी बात करेंगे हम आपसे। आइए पहले पीपीटी देखते हैं, फिर आपको इस बात को हम समझाएंगे। पीपीटी में आपको सबसे पहले हम बात करेंगे कहाँ से, हम बात शुरू करेंगे आपकी चंपारण से। 1917 का समय था, चंपारण हुआ, ये किसान आंदोलन था। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। गांधी का यह पहला सत्याग्रह है, ध्यान रखिएगा, ये गांधी का पहला सत्याग्रह है, लेकिन पहला भूख हड़ताल गांधी यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही केयरफुली ध्यान रखेंगे कि गांधी पहला भूख हड़ताल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो कर कहाँ रहे हैं? गांधी अहमदाबाद मिल आंदोलन में पहला भूख हड़ताल करेंगे। पहला सत्याग्रह कौन सा हो रहा है, पहला मूवमेंट कौन सा हो रहा है? गांधी का चंपारण है। और यहाँ पर राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जाते हैं और यहाँ पर तिनकटिया पद्धति को लेकर जो आंदोलन चलाया जा रहा था उस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। और इसको हमने बताया कि 3/20 के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट लेकर नील की खेती हो रही थी। गांधी के साथ यहाँ और कौन लोग गए थे? राजेंद्र प्रसाद, भूला भाई देसाई, महादेव देसाई, JP कृपलानी, ब्रज किशोर और अनुग्रह नारायण और नरसिंह पारिक और मजरूहुल इस्लाम हक, जितने लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। और गांधी का योगदान क्या होता है कि इनके आंदोलन में शामिल होने की वजह से अंग्रेजों ने नील आयोग का गठन किया और उसके बाद उसमें गांधी को भी शामिल किया। आयोग ने सिफारिश दी कि जो नील की खेती है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती ना कराई जाए और जितनी अवैध वसूली की गई है उसका 25% किसानों को, किसान भाइयों को वापस कर दिया जाए। ये कह रहा है कौन? ये सिफारिश दी है नील आयोग ने। अब यहाँ पर जाने अनजाने में गांधी की एक जीत की तरह ये हुई, ये गांधी की विक्ट्री थी। अब इसके बाद जो दूसरा आंदोलन होगा वो होगा 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन।
पूरी डिटेल में बात बताई हमने कि यहाँ पर प्लेग आया हुआ था, मिल मालिक वर्षे में जो मजदूर थे इनके बीच एक हड़ताल की चीज़ें आ गई थी। इन्होंने पहले वादा किया था कि 50% बोनस देंगे, लेकिन बाद में ये अपने स्थिति को मुकर जाते हैं, देने से मना कर देते हैं। तो होता क्या है, मजदूरों ने आंदोलन कर दिया, गांधी जी पहुँचे, गांधी जी ने मजदूरों का जायज़ मांग देखी और उन्होंने यहाँ पर पहली बार भूख हड़ताल की। और भूख हड़ताल, और यहाँ पे आया क्या था, प्लेग। प्लेग के बारे में बताया, चूहे से फैलने वाला एक रोग है जो बैक्टीरिया से होता है, बैसिलस बैक्टिस नामक एक बैक्टीरिया होता है जिससे प्लेग फैलता है। यहाँ पर एक और आपको हमने संदर्भ बताया था अम्बालाल साराभाई और अनसुईया बेन की। तो जो अनसुईया बेन थी इन मजदूरों के साथ आ गई थी या महात्मा गांधी के साथ थी, और जो अम्बालाल साराभाई थी वो मिल मालिकों में से एक थे। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि 50% नहीं लेकिन 35% आप इनको बोनस जरूर दीजिए। इस तरह से अहमदाबाद मिल जो आंदोलन था, किस जो मजदूरों का आंदोलन था, यह समाप्त होता है। इन मजदूरों के आंदोलन के समाप्त होने के बाद इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी वो इसके बाद का एक और होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले यहाँ पे हो रहा है चंपारण, चंपारण के बाद अहमदाबाद और उसके बाद खेड़ा। एक सीक्वेंस आप याद रखिएगा, चाहे चाक कह के चाहे कुछ कह के, CAK, ध्यान रखिएगा, CAK से कैसे याद करेंगे, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है। चंपारण C से, A से अहमदाबाद और K से खेड़ा। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे खेड़ा किसान आंदोलन की, जो कब हो रहा है, ये हो रहा है 1918 में। खेड़ा के किसानों की सूखे की वजह से फसल बर्बाद हो गई थी, सरकार जबरदस्ती वहाँ पर लगान ले रही थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी और गुजरात सभा में इस मुद्दे को उठाया और पुरजोर विरोध किया। गांधी किसानों की जायज़ की समस्या देखते हुए वहाँ पर पहुँचे और किसानों से कहा कि किसान भाइयों आप लगान ना दें, आप लगान मत पे कीजिए। क्यों? उन्हें तर्क दिया, कहा कि जब अकाल संहिता जो रिपन के काल में आई थी वो लागू है, जिसके तहत कहा गया है कि सरकार राहत देगी, अकाल में अनाज देगी, फसल बर्बादी पर लगान नहीं लेना होगा, तो ये लागू है, तो ऐसा सरकार कर क्यों नहीं रही है। जब सरकार के पास ये तर्क पहुंचे, सरकार ने जांच के लिए एक आयोग बनाया। आयोग ने रिपोर्ट दी, आयोग में कहा गया कि किसान वही किसान लगान दे जो देने योग्य हैं। और इसी समय हमने बताया था कि जो सरदार पटेल हैं और इंदुलाल याग्निक हैं, गांव-गांव को वास्तविक जायजा लेने के लिए गांधी ने भेजा था इनको। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से जाननी थी। अब तक आपने देखा क्या, आपने आप तक देखा चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तीनों में आप देखेंगे जो चंपारण है और जो खेड़ा है ये दोनों किसान आंदोलन है, और जो अहमदाबाद है ये लेबर मूवमेंट है, मजदूर आंदोलन है। इस बात को आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा। अब इतनी बातें आज की वीडियो हमें करनी थी, इन तीनों टॉपिक को हमें बात करना था। 1917 वाला टॉपिक जो है यानी चंपारण 1918 का, जो अहमदाबाद है 19 का 18 का जो खेड़ा है। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे अगले जो जिसकी हमने आपसे चर्चा की थी उसको हम यहीं डिस्कस कर देते हैं, कैसे हमारी आगे बात होगी आपसे। आगे हम बात करेंगे आपसे गांधी के जो अखिल भारतीय आंदोलन है उनको। अखिल भारतीय आंदोलन में कौन सी, जैसे रॉलेट एक्ट 1919 का है, इसी में समय भी जलियांवाला बाग के घाट जलियांवाला बाग की जो घटना होती है कांड की, उसकी भी हम चर्चा आपसे करेंगे। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, जिसे ट्विन आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जुड़वा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसकी भी आपसे हम चर्चा ही करेंगे। उसके बाद सविनय अवज्ञा की बात करेंगे, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे। और देखिए जो सविनय अवज्ञा है 2 पार्ट में हो रहा है। पहला पार्ट 1 जो 1930 में स्टार्ट होता है और 1930 में ही समाप्त रुक जाता है। कब? जब आप देखेंगे जो विशेषतः आप देखेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बाद 31 तक। फिर दूसरा 32 में स्टार्ट होगा, गांधी इरविन पैक्ट के बाद जो स्टार्ट होगा वो चलेगा 1934 तक। फिर होगा कौन सा? अब यहाँ से हम बात करेंगे क्या कि जो खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इन दोनों के बीच में लगभग 8 साल का अंतर है। इन 8 साल के बीच में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं,
तो अब इस घटनाओं के बीच, इन दोनों घटनाओं के बीच में हम फिर सन ऑफ ईयर वाइज के अनुसार सीक्वेंस में चलेंगे। कैसे हम बात करेंगे, असहयोग जब 1922 में चौरी चौरा के बाद समाप्त होता है तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, 1927 में साइमन कमीशन भारत का आना, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1929 में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन, तो फिर 1930 में सविनय स्टार्ट होता है। इसकी बात करेंगे। सविनय में आपको हमें क्या बात करनी है, गांधी इरविन पैक्ट की, मैकडोनाल्ड अवार्ड की, पूना पैक्ट की, ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। उसके बाद यहीं गोलमेज सम्मेलन की 1930 के, फिर 1937 में आम चुनाव की, यानी कि इसके सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो के बीच में क्या है उसकी बात करेंगे। उसमें क्या है, आम चुनाव है 1937 का, 1938 का हरपुरा अधिवेशन है, और क्या है 1939 का त्रिपुरी संकट है, जहाँ पर सीतारमैया को गांधी चुनाव के लिए लड़वाते हैं और सीतारमैया हार जाते हैं। और यहाँ पे नाराज होकर गांधी कहते हैं कि ये सीतारमैया की हार नहीं बल्कि गांधी की स्वयं की हार है। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं और भारत छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीति क्या होगी उसको समझाएंगे। फिर 1940 में लिनलिथगो प्रस्ताव आता है, इसकी भी हम बात करेंगे। 1942 में भारत में कृष्ण मिशन आता है, यानी हम आज़ादी की ओर घूम चले हैं। उसके बाद फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, इसकी हम बात करेंगे। यहाँ तक जब बात कर लेंगे तो इसी बीच में एक फेज और चल रहा है, क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे हैं। पहला क्रांतिकारी आंदोलन 1905 से लेकर 1915 के बीच में होता है, कि जो केंद्र होते हैं महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब हो रहा है। दूसरा क्रांतिकारक आंदोलन जो है ये लगभग पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है, पूरे उत्तर भारत में है, और साथ ही साथ कुछ जैसे बंगाल के क्षेत्रों में भी है। तो आप देखेंगे इसका समय 1922 से लेकर 1934 तक है, और ये द्वितीय चरण है। और यहीं पे हम दोनों क्रांतिकारी जो आंदोलन हैं इनमें समानता और इनमें अंतर के तत्व भी बताएंगे जो आपको जानना होगा। ठीक है, तो इतनी बातें हम आपसे करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में ये जितना आपको यहाँ पे हम सिलेबस बताए हैं या जितनी चीज़ें आपको टॉपिक बताए हैं, इन टॉपिक को कवर करने में डिटेल में हमें कम से कम 4 से 5 वीडियो तो लगेंगे दोस्तों। सब्र रखना होगा आपको, क्योंकि बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं हम। इसे क्रैश कोर्स की तरह नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेसिक क्लास की तरह करवा रहे हैं। बेसिक टू एडवांस हम करवा रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स होकर, बहुत ही आराम से, बड़े ही तन्मयता के साथ एक एक चीज़ आपको डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम मेंस के क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा रहे हैं। कहाँ पर, जो हम देखिए यहाँ पर हम जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर हम पीटी के क्वेश्चन पर डे दे रहे हैं 10। दूसरा जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर आपको लिंक के साथ जिस वीडियो को हम बता रहे हैं उस वीडियो से हम क्वेश्चन भी आपके मेंस के डाल रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो लिख कर आप मुझे क्वेश्चन भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। इतनी बातें हमने आपसे इस वीडियो में की है। यहाँ तक हमारा टारगेट जो था, जो हमें आपको यहाँ तक समझाना था, हम अपनी बात पूरी कर चुके हैं। अब आपको सूचना हुई कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी वाली बटन होती है उसे दबा लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे, हमसे भी पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, तो हम लेकर आते हैं रोज़ लाइव क्लास सुबह 9 बजे, और आप जुड़ना मत भूलिए हमारे साथ रोज़ 9 बजे। देखिए आप 9 बजे आइए, हम भी 9 बजे आते हैं। हमारी और आपकी चर्चाएं होंगी, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उन पे, जो आप प्रश्न डालते हैं कमेंट पर उनको भी हम देखकर लाइव जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो प्रश्न हों वो प्रश्न आपके लास्ट में लिए जाएँ, या फिर प्रश्नों को हम अगले वीडियो में जवाब दें, या फिर चूँकि जो हमारा जो फ्लो होता है उस फ्लो को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम कोई टॉपिक टारगेट लेकर आते हैं, हम उसी टॉपिक को लेकर आपको जवाब देना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए आज्ञा। और आपको बता दें, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर उसका दे दिया जाएगा। ठीक है, तो दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल NME Corner।